हमारी इंडियन पॉलिटी श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत जैसी महत्वपूर्ण किताबों के जरिए भारत के संवैधानिक विकास की जो यात्रा है उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ। पिछली कड़ी में हमने साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर विस्तार से बात की थी। जी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं और दो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ावों पर ध्यान देंगे। एक तो है सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड जी। और दूसरा है पूना समझौता या पूना पैक्ट। बिल्कुल। ये दोनों घटनाएं सिर्फ इतिहास के तथ्य नहीं है, इन्होंने भारत के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। हाँ, ये बात तो है। तो हम इन दोनों को एक एक करके समझेंगे, उनकी बारीक से बारीक जानकारी को देखेंगे, वो छोटी छोटी बातें भी जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं और वो विश्लेषण वाले पहलू भी जो मेंस परीक्षा के लिए जरूरी हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि हर पहलू पर बात हो। तो शुरुआत करते हैं सांप्रदायिक पंचाट से। इसे कम्युनल अवार्ड या फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की थी। सही। तो मोटे तौर पर इसका मकसद क्या था, क्यों लाया गया ये? देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारत में जो अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय थे ना, हाँ। उनके लिए चुनावी प्रतिनिधित्व का एक ढांचा तय करना था, खास तौर से पृथक निर्वाचक मंडल के जरिए। अच्छा, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। हाँ, सेपरेट इलेक्टोरेट। और ये तब हुआ जब गोलमेज सम्मेलन, वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, वो किसी सहमति पर नहीं पहुंच पाई। तो ये ब्रिटिश सरकार का कह सकते हैं एक तरफा फैसला था। अच्छा, तो इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? माहौल कैसा था उस वक्त? हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, 1930 के दशक की शुरुआत तक आते आते भारत में ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सवाल था ना, ये काफी पेचीदा हो चुका था। अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई थी। हाँ, वो तो पहला कदम था। बिल्कुल। फिर साइमन कमीशन आया 1927 से 30 के बीच। फिर लंदन में 3 गोल में सम्मेलन हुए 1930 से 32 तक। जी। इन सब कोशिशों का एक बड़ा मकसद यही था कि भारत के जो अलग अलग समुदाय हैं, खासकर मुसलमान, सिख, ईसाई और जिन्हें तब दलित वर्ग कहा जाता था, डिप्रेस क्लासेस। हाँ, डिप्रेस क्लासेस, उनके प्रतिनिधित्व के सवाल पर कोई आम राय बन जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, बहुत मतभेद थे। तो क्या ये सिर्फ अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली नीति थी, जैसा अक्सर कहा जाता है, या अल्पसंख्यकों की अपनी चिंताएं भी थी? देखिए, ये थोड़ा मिला जुला मामला है। अंग्रेजों का घोषित उद्देश्य तो ये था कि वो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रभुत्व से बचाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन ये भी सच है कि इससे उनकी फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, उसको बल मिलता था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1931 में ये मतभेद खुलकर सामने आ गए। जिन्ना साहब मुसलमानों के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय मांग रहे थे। जी। वही डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और दूसरे राजनीतिक अधिकार चाहते थे। और गांधी जी? गांधी जी और कांग्रेस इसके सख्त खिलाफ थे, तो कोई सहमति बनी नहीं पा रही थी। बिल्कुल डेडलॉक जैसी स्थिति। हाँ, बिल्कुल। इसी गतिरोध को तोड़ने और जो अगला भारत सरकार अधिनियम आना था 1935 का, उसके लिए रास्ता साफ करने के लिए प्रधानमंत्री मैकडॉनल्ड ने ये पंचाट कह लीजिए एक तरफा समाधान के तौर पर पेश कर दिया। अच्छा, और नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ था? उसने तो संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात की थी। हाँ, नेहरू रिपोर्ट 1928 ने संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उससे भी कुछ अल्पसंख्यक समूह, खासकर मुस्लिम लीग, सहमत नहीं थे। उन्हें लगा कि उनके हित सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो वो भी एक कारण था कि ये मामला उलझा हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गई पृष्ठभूमि। अब जरा इसके मुख्य प्रावधानों पर आते हैं। इसने आखिर तय क्या क्या किया? हाँ, इसके कई महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिन्होंने आगे चलकर भारत की चुनावी राजनीति पर गहरा असर डाला। जैसे कि? सबसे पहली और सबसे ज्यादा विवाद वाली बात थी पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार। अच्छा। मुसलमानों के लिए तो ये पहले से था ही, अब इसे यूरोपीय लोगों, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस और खास तौर पर दलित वर्गों के लिए भी लागू कर दिया गया। ओहो, दायरा काफी बढ़ा दिया। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये था कि इन समुदायों के जो वोटर थे, वो सिर्फ अपने ही समुदाय के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। दूसरा, प्रांतीय विधानसभाओं में सीटें बांटी गई। मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें मिली, जैसे पंजाब में करीब 33%, बंगाल में 49%। ठीक है। दलित वर्गों के लिए अलग अलग प्रांतों में कुल मिलाकर 71 सीटें आरक्षित की गई। 71? हाँ, 71। और यहाँ एक और खास बात थी, दलितों को दोहरे वोट का अधिकार दिया गया। दोहरा वोट, इसका मतलब क्या था? ठीक, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। हाँ, ये समझना जरूरी है।
दोहरे वोट का मतलब था कि जो दलित मतदाता थे वो 2 वोट डाल सकते थे। अच्छा, कैसे? एक वोट वो अपने लिए आरक्षित सीट पर जो दलित उम्मीदवार खड़ा है उसके लिए डालते, ठीक। और दूसरा वोट वो उसी इलाके के सामान्य यानी गैर आरक्षित सीट के उम्मीदवार के लिए डालते, जहां बाकी समुदायों के लोग भी वोट डाल रहे थे। ओह, अच्छा। तो एक तरह से दोहरी वोटिंग पावर। हाँ, कह सकते हैं, एक अपनी खास सीट पर और एक सामान्य सीट पर भी। दिलचस्प। और क्या प्रावधान थे? सिखों के लिए पंजाब में 32 सीटें आरक्षित की गईं। इसी तरह ईसाइयों और दूसरे समूहों के लिए भी कोटा तय हुआ। महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गईं, हालांकि उनका आधार संपत्ति या शिक्षा जैसी योग्यताएं थीं। अच्छा। और ये व्यवस्था सिर्फ प्रांतों तक ही नहीं रही, इसे केंद्रीय विधानमंडल में भी लागू करने का प्रस्ताव था। वहां मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात थी। ओ, केंद्र में भी? जी। और आखिर में एक क्लॉज ये भी था कि इस पूरी व्यवस्था के 10 साल बाद समीक्षा हो सकती है, और अगर संबंधित समुदाय आपस में सहमत हों तो इसे बदल भी सकते हैं। ठीक है। यहीं से कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है ना? महात्मा गांधी की प्रतिक्रिया। वो तो उस वक्त पुणे की यरवदा जेल में थे। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी में इस पंचाट का और खास तौर पर दलित वर्गों को जो पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था उसका जोरदार विरोध किया। क्यों? उनका क्या तर्क था? उनका मानना था कि ये हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। जो अस्पृश्यता के खिलाफ संघर्ष चल रहा था उसे ये कमजोर करेगा। वो इसे अंग्रेजों की एक चाल मानते थे हिंदू समाज को तोड़ने की। अच्छा। इसी के विरोध में उन्होंने 20 सितंबर 1932 को जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन, ये तो बहुत बड़ा कदम था। हाँ, बहुत बड़ा। इसने पूरे देश का ध्यान इस मुद्दे पर खींच लिया। माहौल एकदम गर्मा गया। तो गांधी जी के अनशन के अलावा बाकी लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या सब विरोध में थे? नहीं, प्रतिक्रियाएं बटी हुई थीं। जैसा हमने कहा, गांधी जी और कांग्रेस ने तो इसे विभाजनकारी मानकर अस्वीकार कर दिया। हाँ। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर और दलित वर्गों के कई नेता इसे एक अवसर के रूप में देख रहे थे। उन्हें लगा कि इससे दलितों को अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा। अच्छा, उनके लिए ये एक तरह का अधिकार था। हाँ, बिल्कुल। मुस्लिम लीग और सिख संगठनों ने भी मोटे तौर पर इसका स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उनके हितों की रक्षा होगी। एक छोटी सी जानकारी और है, इस पंचाट की घोषणा एक सरकारी दस्तावेज जिसे श्वेत पत्र कहते हैं, यानी व्हाइट पेपर, उसके जरिए की गई थी। अच्छा, व्हाइट पेपर। ठीक है। अब अगर हम इसके तात्कालिक प्रभाव से आगे देखें तो इस कम्युनल अवार्ड का दूरगामी महत्व क्या रहा? इसने भारतीय राजनीति को कैसे शक्ल दी? इसका असर काफी गहरा और दूर तक जाने वाला था। सबसे पहले तो इसने सीधे सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को आकार दिया। ये जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण की व्यवस्था इसने शुरू की, वो किसी न किसी रूप में 1950 में संविधान लागू होने तक चलती रही। दूसरे, इसने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को और मजबूती दी। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी को इसने बढ़ाया। कुछ विश्लेषक तो ये भी मानते हैं कि इसने आगे चलकर द्विराष्ट्र सिद्धांत और आखिरकार 1947 के विभाजन की जमीन तैयार करने में भी भूमिका निभाई। ये तो नकारात्मक पहलू हुए। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। डॉक्टर अंबेडकर की मजबूत पैरवी के कारण दलितों के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का जो मुद्दा था, वो राष्ट्रीय बहस के बिल्कुल केंद्र में आ गया। हाँ, ये भी सही है। और इसी बहस ने, इसी पृष्ठभूमि ने आगे चलकर स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने की नींव रखी। तो जहाँ एक तरफ इसने भविष्य की राजनीति और दलित अधिकारों को एक दिशा दी, वहीं दूसरी ओर इसकी आलोचना भी जबरदस्त हुई, खासकर राष्ट्रवादियों की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। आलोचना के मुख्य बिंदु वही थे जो गांधी जी ने उठाए थे कि ये सांप्रदायिकता को संस्थागत बना रहा है, भारतीय एकता को कमजोर कर रहा है। इसे भारतीय नेताओं से बिना पूछे अंग्रेजों द्वारा थोपा गया फैसला माना गया, एक तरह का शाही अहंकार। और दिलचस्प बात यह है, जैसा हम आगे देखेंगे, कि पूना पैक्ट जो इसी अवार्ड के जवाब में हुआ, उसकी आलोचना बाद में खुद डॉक्टर अंबेडकर ने भी की। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। चलिए अब उसी अगले पड़ाव पर आते हैं। गांधी जी के अनशन ने जो संकट पैदा कर दिया था, उसका समाधान कैसे निकला? यहीं पर पूना पैक्ट की भूमिका आती है। सही कहा आपने। गांधी जी का आमरण अनशन एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया था। उनके जीवन पर खतरा मंडरा रहा था, पूरे देश में चिंता का माहौल था। जाहिर है।
इसने डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे दलित नेताओं पर बहुत भारी दबाव डाला कि भाई कोई बीच का रास्ता निकाले। डॉक्टर अंबेडकर दलितों के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपाय चाहते थे। वो पृथक निर्वाचक मंडल को दलित सशक्तिकरण के लिए जरूरी मानते थे। हाँ, वो तो अपनी जगह सही थे। बिल्कुल। जबकि गांधी जी हिंदू समाज की एकता को बनाए रखने पर अड़े थे। दोनों के अपने अपने तर्क थे। हाँ, इस मुश्किल घड़ी में फिर मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू, सी राजगोपालाचारी जैसे बड़े नेताओं ने मध्यस्थता की, मतलब बीच बचाव किया। अच्छा, इन लोगों ने कोशिश की। जी, इन्हीं कोशिशों के नतीजे में 24 सितंबर 1932 को यरवदा जेल, जो पूना में है, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहते हैं। हाँ, पूना पैक्ट। वहां गांधी जी, जिनकी तरफ से मालवीय जी ने साइन किया, और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। आखिरकार समझौता हो गया। तो इस समझौते ने यानी पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के मुकाबले क्या बदलाव लाए? इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? पूना पैक्ट ने कम्युनल अवार्ड के जो दलितों से जुड़े प्रावधान थे उनको पूरी तरह से बदल दिया। कैसे? सबसे बड़ा बदलाव था पृथक निर्वाचक मंडल खत्म। दलितों के लिए जो अलग वोटिंग की व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल को अपनाया गया। मतलब सब मिलकर वोट करेंगे। अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म। हाँ, वो खत्म। लेकिन इसके बदले में प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों के लिए जो आरक्षित सीटें थीं, उनकी संख्या कम्युनल अवार्ड में जो 71 प्रस्तावित थीं, उससे बढ़ाकर 148 कर दी गई। 71 से 148, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। हाँ, 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। ये एक बड़ा कदम था। बिल्कुल। फिर एक नई चीज लाई गई, उम्मीदवारों के चयन के लिए 2 चरणीय प्रक्रिया। ये थोड़ी सी जटिल थी पर अहम थी। 2 चरणीय, ये कैसे काम करती थी? इसमें ऐसा था कि पहले चरण में सिर्फ दलित मतदाता हर आरक्षित सीट के लिए 4 उम्मीदवारों का एक पैनल चुनते। इसे आप एक तरह का प्राइमरी चुनाव समझ सकते हैं। अच्छा, पहले सिर्फ दलित वोटर चुनेंगे 4 लोग। हाँ, फिर दूसरे चरण में इन चुने हुए 4 उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनने के लिए उस क्षेत्र के सभी सामान्य हिंदू मतदाता, मतलब दलित और गैर दलित दोनों, सब मिलकर। हाँ, सब मिलके वोट डालते। ये एक तरह का समझौता था। पहला चरण दलितों को अपने उम्मीदवार चुनने में कुछ हद तक नियंत्रण देता, जबकि दूसरा चरण संयुक्त वोटिंग के सिद्धांत को बनाए रखता। एक बीच का रास्ता। हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा केंद्रीय विधानमंडल में भी जो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र की कुल सीटें थीं, उनमें से 18% सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दी गई। केंद्र में 18%? जी, और ये भी तय हुआ कि ये चुनावी व्यवस्था शुरुआत में 10 साल तक लागू रहेगी। साथ ही सरकारी नौकरियों में दलितों के साथ भेदभाव न करने और उनकी शिक्षा के लिए पर्याप्त सरकारी फंड देने का भी वादा किया गया। ये भी महत्वपूर्ण था। हाँ, और इस समझौते पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी के अलावा कई और बड़े नेताओं समेत कुल 24 लोगों ने दस्तखत किए थे। 24 लोगों ने, ठीक है। और इस समझौते के फौरन बाद क्या हुआ? गांधी जी का अनशन? हाँ, समझौते पर दस्तखत होने के 2 दिन बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी जी ने अपना 6 दिन लंबा अनशन खत्म कर दिया। पूरे देश ने राहत की सांस ली। हाँ, वो तो बहुत बड़ा संकट टल गया। बिल्कुल, और ब्रिटिश सरकार ने भी काफी तेजी दिखाई। उसी दिन इस समझौते को कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में स्वीकार कर लिया। अच्छा, सरकार ने भी मान लिया। जी, ये बातचीत यरवदा जेल में करीब 4 दिन चली थी और 25 सितंबर को बंबई में हिंदू नेताओं के एक सम्मेलन ने भी इस समझौते पर मुहर लगा दी थी। ठीक है, अब इस समझौते पर प्रतिक्रियाएं कैसी रही? क्या सबने इसे खुशी-खुशी मान लिया? यहाँ भी प्रतिक्रियाएं मिली-जुली थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कहा जाता है कि वो बहुत खुश नहीं थे। क्यों? वो इसे एक मजबूरी का समझौता मानते थे। शायद उस वक्त के हालात में ये सबसे अच्छा विकल्प था, पर वो इसे आदर्श नहीं मानते थे। मतलब सामाजिक एकता की दिशा में एक कदम? अच्छा, कांग्रेस ने तो जाहिर है इसका समर्थन किया, लेकिन दक्षिण भारत के नेता पेरियार ईवी रामासामी जैसे कुछ कट्टरपंथी आलोचक भी थे। उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि ये समझौता असल में जाति व्यवस्था को मजबूत करता है और दलितों की समस्या का असली समाधान नहीं है। अच्छा, उनकी अलग राय थी। जी, खैर, इस समझौते के प्रावधानों को बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया और 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, उनमें पहली बार ये व्यवस्था लागू हुई। तो अगर हम पूना पैक्ट के लंबे समय के महत्व को देखें, तो ये कितना प्रभावशाली रहा? पूना पैक्ट का महत्व बहुत ज्यादा है। पहला, इसने सीधे तौर पर भारत सरकार अधिनियम 1935
और उससे भी ज्यादा जरूरी, स्वतंत्र भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों यानी शेड्यूल कास्ट्स के लिए राजनीतिक आरक्षण की नींव रखी। जो अनुच्छेद 330 से 334 है, वो इसी की देन है। हाँ, ये तो बहुत बड़ा प्रभाव है। बिल्कुल। दूसरा, इसने दलित राजनीतिक चेतना और सशक्तिकरण की जो प्रक्रिया थी, उसको बहुत तेज किया। जाति का सवाल, अस्पृश्यता का मुद्दा, ये सब राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए। इसने गांधी जी के हरिजन आंदोलन जैसे अभियानों को भी बल दिया। तीसरा, इसने तात्कालिक रूप से गांधी और अंबेडकर के बीच जो टकराव था, उसे टाला, जो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जरूरी था। हाँ, एकता बनी रही। हाँ, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था को स्वीकार करके इसने कहीं ना कहीं समूह आधारित राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व की राजनीति को भी एक तरह की वैधता दी, जिसका असर आज तक भारतीय राजनीति पर देखा जा सकता है। ये जानना दिलचस्प है कि डॉक्टर अंबेडकर, जिन्होंने समझौते पर दस्तखत किए थे, बाद में इसे लेकर काफी आलोचनात्मक हो गए। उन्होंने इसे विश्वासघात तक कह दिया। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। डॉक्टर अंबेडकर का बाद का मूल्यांकन ये था कि जो संयुक्त निर्वाचक मंडल था, वो दलितों के वास्तविक हितों की रक्षा करने में नाकाम रहा। क्यों नाकाम रहा? उनका तर्क ये था कि क्योंकि आरक्षित सीटों पर वोट डालने वालों में ज्यादातर गैर दलित मतलब ऊंची जाति के हिंदू होते थे। तो पार्टियां ऐसे दलित उम्मीदवारों को टिकट देती थी जो उन बहुसंख्यक वोटों को खुश रख सकें, ना कि ऐसे उम्मीदवार जो दलितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ें। अच्छा, मतलब कैंडिडेट कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता था। हाँ, उन्हें लगा कि चुने हुए दलित प्रतिनिधि अक्सर ऊंची जातियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाते थे और दलितों की आवाज को प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाते थे। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल। इसीलिए वो पृथक निर्वाचन मंडल को बेहतर मानते थे, जहां सिर्फ दलित ही दलित उम्मीदवार को चुनते। पेरियार जैसे दूसरे आलोचकों का भी मानना था कि ये समझौता अस्पृश्यता के जड़ पर चोट किए बिना हिंदू सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका था। कुछ लोग इसे गांधी जी के अनशन के भावनात्मक दबाव का नतीजा मानते हैं कि उस दबाव में अंबेडकर को पीछे हटना पड़ा। तो कुछ इसे अंग्रेजों की एक और चाल मानते हैं, जिसने राष्ट्रवादियों को आपस में ही उलझा दिया। तो ये थी सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट की कहानी। इसमें प्रतिनिधित्व, सामाजिक न्याय, राजनीतिक रणनीति, कई जटिल पहलू जुड़े हुए हैं। जी हाँ, बहुत कुछ है इसमें समझने को। बिल्कुल। अब जो हमने चर्चा की उसके मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लेते हैं ताकि रिवीजन और नोट्स बनाने में आसानी हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। तो पहला, सांप्रदायिक पंचाट, कम्युनल अवार्ड। जी। घोषणा हुई 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडॉनल्ड ने की। सही। मुख्य बिंदु क्या थे? अल्पसंख्यकों और खासकर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल, दलितों के लिए 71 सीटें और दोहरा वोट। बिल्कुल। मुख्य प्रतिक्रिया, गांधी जी का तीव्र विरोध, खासकर दलितों के पृथक निर्वाचन पर और आमरण अनशन। हाँ। और परिणाम, इसने पूना पैक्ट का रास्ता बनाया। सही। फिर आया पूना समझौता। जी। इस पे दस्तखत हुए 24 सितंबर 1932 को गांधी जी की ओर से मालवीय जी और अंबेडकर के बीच। मुख्य बिंदु, दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल खत्म, संयुक्त निर्वाचक मंडल के तहत आरक्षित सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गईं और उम्मीदवारों के चयन के लिए वो 2 चरणीय प्रक्रिया। जी बिल्कुल। महत्व क्या रहा? इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय संविधान में एससी आरक्षण की नींव रखी। हाँ। और मुख्य आलोचना, अंबेडकर ने बाद में संयुक्त निर्वाचक मंडल की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए, इसे दलित हितों के लिए अपर्याप्त माना। जी, ये उनकी बात की राय थी। तो ये थे मुख्य बिंदु। बिल्कुल। और याद रखने वाली बात यह है कि ये घटनाएं सिर्फ तथ्यों मतलब तारीख, सीटें, लोग, इनके लिहाज से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इनके पीछे के जो विचार हैं, प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा, राष्ट्र कैसे बनेगा, इन सब को समझना मेंस एग्जाम जैसे विश्लेषणात्मक उत्तरों के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा। अच्छा, अगर आप पूरी भारतीय राजनीति श्रृंखला को एक व्यवस्थित तरीके से कवर करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं। वहां आपको भारतीय राजनीति पर स्पष्ट और संरचित चर्चा मिलेगी, जो अलग अलग विषयों पर आपकी समझ को और मजबूत करने में मदद करेगी। जी। उम्मीद है आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी और इसने सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट की जो जटिलताएं हैं उनको समझने में मदद की होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने साथियों के साथ साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी करके हमें अपने विचार जरूर बताएं। और हाँ, इसे लाइक करना ना भूलें। जी जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक अध्ययन जारी रखें। नमस्कार। नमस्कार।